अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन ए, जिसमें हमने डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स को डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की बात करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स से। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होते हैं जिसको हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो इसको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं। स्टार्ट करते हैं डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर से। What is dipeptidyl peptidase 4 inhibitors? Glucagon-like polypeptide 1 and glucose-dependent insulinotropic polypeptides are the known substrates of DPP-4. DPP-4s are the enzymes that stand for dipeptidyl peptidase 4 enzymes. ये एंजाइम्स क्या करते हैं? इन एंजाइम्स का जो मेन रोल होता है वो इन ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, तो इनके लिए जो मेन सबस्ट्रेट है DPP-4 के लिए वो GLP-1 और GIP ये दो है। ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ड्रग्स टू सेलेक्टिवली इनहिबिट दिस हार्मोन। सो इसके लिए हम एक ख़ास किस्म के ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं ताकि ये ड्रग्स क्या करें, इन DPP-4 एंजाइम्स को क्या करें, इनको रोके ताकि ये इन हार्मोन्स की ब्रेक डाउन ना कर सके और इसी तरह से ये हार्मोन जो है ज़्यादा टाइम के लिए अपने रोल को परफॉर्म करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसुलिन की सिक्रीशन इससे हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ इंक्रेटीन, ताकि इंक्रेटीन का जो एक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हो, तो इसलिए हम DPP-4 इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं। DPP-4 इनहिबिटर्स ये असल में वो ड्रग्स होते हैं जो कि डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम्स को रोकते हैं, उसके फंक्शंस को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो इसको हम DPP-4 इनहिबिटर्स कहते हैं। सो DPP-4 इनहिबिटर्स में हमारे साथ मंदरजा झैल ड्रग्स इंक्लूडेड है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ सिटाग्लिप्टिन, दूसरे नंबर पर विल्डाग्लिप्टिन, फिर हमारे साथ एलोग्लिप्टिन, फिर हमारे साथ लिनाग्लिप्टिन है। ठीक है, द फर्स्ट एजेंट ऑफ द क्लास सिटाग्लिप्टिन वाज अप्रूव्ड बाय द FDA इन 2006। अब हमारे साथ सिटाग्लिप्टिन का जो क्लास है जो कि हमारे साथ फर्स्ट एजेंट है DPP-4 इनहिबिटर का, इसको फेडरल ड्रग अथॉरिटी ने 2006 में अप्रूव किया था। इसको अप्रूव किया था ताकि आप लोग जो है इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ DPP-4 इनहिबिटर्स। अब DPP-4 इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप दोस्त। DPP-4 inhibitors inhibit the enzyme DPP-4, prolonging the activity of incretin hormones, increases insulin release in response to meal. DPP-4 इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं? DPP-4 इनहिबिटर सबसे पहले DPP-4 एंजाइम्स को स्टॉप करा देते हैं, उसके जो फंक्शन है, उसके जो काम है उसको रोक देते हैं और इसी तरह से फिर इंक्रेटीन हार्मोन्स जो है वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा देते हैं। किसके रिस्पॉन्स में? जब हम खाना लेते हैं तो खाना लेने के बाद हमारा जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उससे एक ख़ास किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम इंक्रेटीन कहते हैं। ये इंक्रेटीन्स क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उन बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, उसको एनहांस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इंक्रेटीन हार्मोन्स के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये DPP-4 इनहिबिटर्स काम करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो द DPP-4 इनहिबिटर्स आर वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। DPP-4 इनहिबिटर्स जो है इसको जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो ओरली लेने से ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है,
कहाँ पर, स्टमक में या इंटेस्टाइन में। फूड डज नॉट इफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसी तरह से फूड जो है वो जो है इस DPP4 इनहिबिटर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इफेक्ट नहीं करती, उस पर असरअंदाज नहीं होती। एलोग्लिप्टिन एंड सिटाग्लिप्टिन आर मोस्टली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। इसी तरह से हमारे साथ जो एलोग्लिप्टिन और सिटाग्लिप्टिन DPP4 इनहिबिटर्स है ये यूरिन में जो है अनचेंज, बिल्कुल जैसे उसको एडमिनिस्टर किया था उसी तरह से ये यूरिन में क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ऑल DPP4 इनहिबिटर्स एक्सेप्ट लेनाग्लिप्टिन, तमाम DPP4 इनहिबिटर सिवाय लेनाग्लिप्टिन के रिक्वायर्ड डोजेज एडजस्टमेंट इन रेनल डिसफंक्शन। तो तमाम जितने भी DPP4 इनहिबिटर्स है उसको जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं, जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो देने से पहले उसकी जो डोजेज है, उसकी जो अमाउंट है उसको हम चेक करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उन पेशेंट्स को जो कि गुर्दों के बीमार हो, ठीक है। तो इसलिए हम तमाम DPP4 इनहिबिटर सिवाय लेनाग्लिप्टिन के जो है इन इनहिबिटर्स की जो अमाउंट है इसको एडजस्ट कराते हैं, करते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट, अब DPP4 इनहिबिटर्स के एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ DPP आर नेज़ोफेरेंजाइटिस। सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट है DPP4 इनहिबिटर्स का वो ये है कि ये नेज़ोफेरेंजाइटिस काज करता है, मतलब नेज़ोफेरेंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन को ये काज करता है, इसके साथ साथ हेडेक, सर दर्द को ये काज करता है। ऑल्दो इनफ्रीक्वेंट पैनक्रेटाइटिस हैज़ occurred with uses of all DPP4 inhibitor। इसके अलावा अगर तमाम 4 DPP इनहिबिटर्स को इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस भी काज हो सकता है, मतलब पेनक्रियाज में भी इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है। सल्फोनाइल यूरेज, सल्फोनाइल यूरेज डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स की एक क्लास है, ठीक है। Sulfonyl urease are also known as insulin secretogases। सल्फोनाइल यूरेज को जो है इंसुलिन सेक्रेटोगेगस के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन सेक्रेटोगेगस से मुराद यह है कि ये इंसुलिन की सिक्रीशन को क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता रहता है। बिकॉज दे प्रोमोट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास, क्योंकि ये पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स है उनसे इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको प्रोमोट करती है, ठीक है। कौन, सल्फोनाइल यूरेज। सल्फोनाइल यूरेज वर अमंग द फर्स्ट ओरल मेडिसिन्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। सल्फोनाइल यूरेज ये असल में हमारे साथ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में वो पहला मेडिसिन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए जो है वो मुहैया था, अवेलेबल था। दे वर डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट इन फ्रांस बाय अ रिसर्चर हु वाज वर्किंग ऑन डॉग फॉर टाइफाइड फीवर। इस सल्फोनाइल यूरेज को जो है एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया है। फ्रांस में जो रिसर्चर काम कर रहे थे जो कि डॉग पर जो है रिसर्च कर रहे थे जिसको टाइफाइड फीवर थी, तो टाइफाइड फीवर के इलाज के लिए वो रिसर्चर ड्रग्स को ढूंढ रहे थे, जिसके नतीजे में एक्सीडेंटली सल्फोनाइल यूरेज जो है वो डिस्कवर हो गया। एनिमल दैट वर गिवन सल्फोनाइल यूरेज डिस्प्ले अनयूजुअल बिहेवियर। वो एनिमल जिसको सल्फोनाइल यूरेज उन रिसर्चर्स ने दिए तो उनमें जो है अनयूजुअल बिहेवियर जो है उन्होंने शो किए, ठीक है। उन्होंने अजीब गरीब बिहेवियर जो है वो शो किए। एंड वर फाउंड टू हैव हाइपोग्लाइसीमिया। और फिर जब उनको चेक किया गया तो उन एनिमल्स जिनको सल्फोनाइल यूरेज दिया गया था तो उनमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया काज हो चुका था, मतलब उनके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो चुकी थी। इट वॉज क्विकली रिकोगनाइज दैट These drugs could be used for the treatment of diabetes। और इसी तरह से फिर उन रिसर्चर ने ये जल्द ही रिकॉग्नाइज कर दिया कि इस ड्रग्स को हम डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
Since sulfonylureas work by stimulating the pancreas to release insulin, they are only useful in people with type 2 diabetes whose beta cells still produce insulin. जब से सल्फोनाइलयूरेज के बारे में लोगों को पता चला है कि इनका काम इंसुलिन की सिक्रीशन करना है, तो तब से जो है इन ड्रग्स को टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें बीटा सेल जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो इनसफिशेंट होती है। तो सल्फोनाइलयूरेज देने से उसकी जो सिक्रीशन है वो सफिशेंट हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइलयूरेज। सल्फोनाइलयूरेज कैसे काम करता है? दीज ड्रग्स एक्सर्ट देयर हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ये ड्रग्स जो है ये इस तरह से काम करते हैं कि ये ड्रग्स क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, जिसके नतीजे में इंसुलिन को क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है, जिसके नतीजे में इंसुलिन जो है फिर बीटा सेल जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करती है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम को मैंने पिछले वीडियोस में इस यूनिट के पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ तो प्लेलिस्ट में वो लेक्चर्स मौजूद है, आप वहाँ से जो है डिटेल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Sulfonylurease mechanism of action. Sulfonylurease bind sulfonylurea receptor present on ATP sensitive potassium channel, inhibiting the efflux of potassium ion causing depolarization. सल्फोनाइलयूरेज क्या करता है? ये सल्फोनाइलयूरेज जो है सल्फोनाइलयूरिया रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है, जो कि एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, सल्फोनाइलयूरिया रिसेप्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स के ऊपर। जब सल्फोनाइलयूरेज इसके साथ जुड़ जाते हैं सल्फोनाइलयूरिया रिसेप्टर्स के साथ, तो इसके जुड़ने की वजह से जो पोटाशियम चैनल है, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम आयंस फिर उन सेल से बाहर नहीं निकल पाते और इसी तरह से जो है सेल जो है वो लेस नेगेटिव हो जाता है, जिसके नतीजे में सेल डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने की वजह से सेल्स के दूसरे साइड पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस चैनल होते हैं। वो कैल्शियम आयंस चैनल जो है क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस जो है इन्फ्लेक्स हो जाते हैं, मतलब सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से सेल्स के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है कैल्शियम आयंस की, जिसके नतीजे में सेल्स के अंदर सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं और उन वेसिकल्स में इंसुलिन होते हैं। तो इन कैल्शियम आयंस के अंदर आने की वजह से वो वेसिकल्स पड़ जाते हैं, उसकी रप्चरिंग हो जाती है और इसी तरह से इंसुलिन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म है जो कि मैंने आपको आसान अल्फाज में यहाँ पर डिटेल के साथ बता दिया। Voltage gated ion channels are any ion channel that open and close in response to changes in electric potential across the cell membrane. Voltage gated ion channels क्या है? कोई भी ion channel जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंजेस आने की वजह से, ऊपर नीच होने की वजह से ये चैनल्स ओपन होते हैं और बंद होते हैं, तो इसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलयूरेज। डियर स्टूडेंट, सल्फोनाइलयूरेज के एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये वेट को गेन कराता है, ठीक है, वेट को बढ़ाता है, हाइपोग्लाइसीमिया को काज करता है। दिस शुड बी यूज विद काशन इन हेपेटिक or renal insufficiency as accumulation of sulfonylurease may cause hypoglycemia. इसके अलावा सल्फोनाइलयूरेज उन पेशेंट में को एहतियात से देना चाहिए जो कि लिवर के बीमार हो या किडनीज के बीमार हो, ताकि इनमें एक्यूमुलेशन ना हो, क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन हुई तो क्या होगा, इसकी वजह से फिर हाइपोग्लाइसीमिया काज होगा उस पेशेंट में।
मेगलेटिनाइड या ग्लिनाइड, मेगलेटिनाइड या ग्लिनाइड ये भी हमारे साथ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। दिस क्लास ऑफ एजेंट इंक्लूड रिपेग्लिनाइड्स एंड नेटग्लिनाइड। इस क्लास में भी हमारे साथ दो मेंबर्स इंक्लूडेड है, एक को हम रिपेग्लिनाइड्स और दूसरे को हम नेटग्लिनाइड कहते हैं। ग्लिनाइड्स आर आल्सो कंसीडर इंसुलिन सिक्टरटोगेगस। ग्लिनाइड्स को भी इंसुलिन सिक्टरटोगेगस कहते हैं, मतलब ये इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहांस करती है, स्टिमुलेट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका लाइक्स द सल्फोनाइल यूरेज द ग्लिनाइड्स स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन। जैसे सल्फोनाइल यूरेज काम करता है इसी तरह से ग्लिनाइड्स भी इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। दे बाइंड टू बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स के साथ जुड़ते हैं, क्लोजिंग एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को क्लोज करते हैं और इसी तरह से इनिशिएटिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसके नतीजे में रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो रिलीज हो जाता है। इन कंट्रास्ट टू द सल्फोनाइल यूरेज The glinides have a rapid onset and a short duration of action। अगर हम सल्फोनाइल यूरेज और ग्लिनाइड्स के एक्शन को देखें तो ग्लिनाइड जो है ये जो है बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए ये काम करते हैं सल्फोनाइल यूरेज की बनिस्बत। दे आर पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन द अर्ली रिलीज ऑफ इंसुलिन दैट अकर आफ्टर अ मील। इसको हम ख़ास तौर पर तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत हो कि ज़्यादा इंसुलिन जो है वो खाने के बाद जल्दी रिलीज़ हो, ठीक है, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। एंड आर कैटेगराइज एज पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर, और इसी वजह से इसको पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर में कैटेगराइज किया गया है। ग्लिनाइड शुड नॉट बी यूज इन कम्बिनेशन विद सल्फोनाइल यूरेज। ग्लिनाइड्स को हम सल्फोनाइल यूरेज के साथ मिलकर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ओवरलैपिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि इसकी वजह से ओवरलैपिंग मैकेनिज्म होगा, मतलब दोनों के दरमियान कंपटीशन होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे हाइपोग्लाइसीमिया के काज होने के। डियर स्टूडेंट, ग्लिनाइड्स के फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ग्लिनाइड शुड बी टेकन पीरियर टू मील, मतलब खाने से पहले ग्लिनाइड्स को जो है लेना चाहिए। एंड आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और ओरली एडमिनिस्टर करने के बाद ये अच्छे तरीके से ऑब्जर्व होता है। बोथ ग्लिनाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड टू इनएक्टिव प्रोडक्ट बाय साइटोक्रोम P453F4 इन द लिवर। दोनों ग्लिनाइड मतलब रिपेग्लिनाइड और नेटग्लिनाइड दोनों जो है ये लिवर में जो है इनएक्टिव प्रोडक्ट में क्या होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं साइटोक्रोम P453F4 के ज़रिए, ठीक है, और इसी तरह से बाइल के ज़रिए फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? आल्दो ग्लिनाइड्स कैन काज हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन, ग्लिनाइड्स भी हाइपोग्लाइसीमिया और वेट को गेन कराती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में ग्लिनाइड्स में भी जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया काज होता है और वेट गेन होता है। द इंसिडेंस इज़ लोअर देन दैट विद सल्फोनाइल यूरेज, लेकिन ग्लिनाइड्स की वजह से ये इंसिडेंस कम होते हैं बनिस्बत सल्फोनाइल यूरेज के इस्तेमाल से जितने होते हैं। दिस एजेंट शुड बी यूज विद काशन इन पेशेंट विद हेपेटिक इम्पेयरमेंट। इसी वजह से इस ड्रग्स को उन पेशेंट में जो है ख्याल के साथ काशन के साथ जो है देना चाहिए जो कि हेपेटिक इम्पेयरमेंट का शिकार हो, मतलब जिनके लिवर जो है वो क्या हुए हो, ख़राब हुए हो। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं बिग्वानाइट क्लास की तरफ। बिग्वानाइट में जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इसमें सिर्फ एक मेंबर है इस क्लास का, जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। मेटफॉर्मिन द ओनली बिग्वानाइट इज़ क्लासिफाइड एज एन इंसुलिन सेंसिटाइज़र। इसको जो है इंसुलिन सेंसिटाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन सेंसिटाइज़र के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन ड्रग्स का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। इस यूनिट के पिछले लेक्चर में मैंने आप दोस्तों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ बताया था। अगर किसी ने उस लेक्चर्स को नहीं देखे हुए तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जो है इन लेक्चर्स को देखें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आप दोस्तों के लिए। इट इंक्रीजेज ग्लूकोज अपटेक एंड यूज बाय टारगेट टिश्यू। ये क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है जो कि टारगेट टिश्यूज़ उसको यूज़ करती है, देयर बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है।
बिगवेनाइट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, कैसे ये काम करता है? द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन इज रिडक्शन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब बिगवेनाइट का जो मेन फंक्शन है, मेन काम है, वो ये है कि ये लिवर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं, लिवर जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज को बनाते हैं। तो इन प्रोसेसेस को क्या करता है मेटफॉर्मिन, इनको रोकता है, इनको कम करता है, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज नहीं बनती। मेटफॉर्मिन आल्सो स्लो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर and improve insulin sensitivity by increasing peripheral glucose uptake and utilization। ये मेटफॉर्मिन क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के ज़रिए जो शुगर एब्जॉर्प्शन होती है तो उस प्रोसेस को स्लो करती है। इसके साथ साथ इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव कराती है और इसी वजह से फिर पेरिफेरल ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सेल उसको लेते हैं और वहाँ पर उसकी क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन होती है। वेट लॉस में अकर बिकॉज मेटफॉर्मिन काजेज लॉस ऑफ एपेटाइट। मेटफॉर्मिन के लेने से जो है वेट लॉस होता है, क्योंकि मेटफॉर्मिन का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये भूख को जो है ख़त्म करती है। लोगों को फिर भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से लोग जो है खाना नहीं खाते, जो कि हकीकत में उनको खाने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से उन लोगों की फिर वेट लॉस हो जाती है। द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन recommend metformin as the initial drug of choice for type 2 डायबिटीज़। इसी तरह से जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, जो कि ख़ास तौर पर डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, उनको उस प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने जो है मेटफॉर्मिन को ये शुरुआती ड्रग जो है करार दिया हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए। Metformin may be used alone or combination with other oral agents और इंसुलिन। इसी तरह से मेटफॉर्मिन को हम अकेले सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे ड्रग्स के साथ भी इसको इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। बिगवेनाइट्स के अनवांटेड इफ़ेक्ट्स क्या है? डोज रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस जो है ये काज करती है। इसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस इज़ अ रेयर बट पोटेंशियली फैटल टॉक्सिक इफेक्ट। लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये बहुत रेयरली बिगवेनाइट की वजह से काज होती है, लेकिन जो लैक्टिक एसिडोसिस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टॉक्सिक इफेक्ट, जहरीले इफेक्ट्स को काज करती है। लॉन्ग टर्म यूज़ में इंटरफियर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसी तरह से अगर बिगवेनाइट्स को बहुत ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ किया जाए तो इस वजह से जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन में फिर डिस्टर्बेंस आ जाती है। कंट्रा इंडिकेशन मतलब किन हालात में हमें बिगवेनाइट्स नहीं देने चाहिए। मेटफॉर्मिन शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट विद रेनल फेलियर। वो पेशेंट जिनके किडनी जो है वो ख़राब हो चुके हैं तो उनको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको हेपेटिक डिजीज़ हुई हो तो उनको नहीं देने चाहिए। हाइपोक्सिक पल्मोनरी डिजीज़ जिनको काज हुई हो उनको नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स जो है वो हार्ट फेलियर का मरीज़ हो या शोक का मरीज़ हो तो उन्हें ये नहीं देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं अगले क्लास की तरफ, जो कि हमारे साथ थाइज़ोलिडिनिडाइंस है। थाइज़ोलिडिनिडाइंस ये भी हमारे साथ ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं। ठीक है, द थाइज़ोलिडिनिडाइंस आर आल्सो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। इनको भी इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कहते हैं। इसमें हमारे साथ 2 मेंबर्स है इस क्लास के, जिसको एक जो है हमारे साथ पायोग्लिटाजोन है और दूसरा हमारे साथ रोसिग्लिटाजोन है। ठीक है, although insulin is required for their action, the thiazolidinidine do not promote its release from the beta cells, so hyperinsulinemia is not a risk। थाइज़ोलिडिनिडाइंस को काम करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा थाइज़ोलिडिनिडाइन जो है ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करती कि वो इंसुलिन को रिलीज़ करे। इस वजह से थाइज़ोलिडिनिडाइंस के एडमिनिस्टर करने से हाइपर इंसुलिनिया का कोई ख़तरा नहीं होता। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब ये कैसे काम करता है। द थाइज़ोलिडिनिडाइंस लोअर इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय एक्टिंग एज एगोनिस्ट फॉर द परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गेमा। ठीक है,
थाइज़ोलिडिनिडाइन जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। कैसे कम करती है? एज अ एगोनिस्ट काम करके। किस पर? परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर पर। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स है जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गेमा रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेवरल जीन्स। जब ये न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो इसकी वजह से सेवरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, विद प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन इंसुलिन सिग्नलिंग, जो कि इंसुलिन को सिग्नल देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है एडिपोज टिश्यूज़ में, लिवर में और स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से थाइज़ोलिडिनिडाइन जो है ये अपना काम सरअंजाम देती है। अनवांटेड इफेक्ट थाइज़ोलिडिनिडाइन के क्या है? ये जो है इसकी वजह से वेट गेन होती है, फ्लूइड रिटेंशन होती है, सर दर्द होता है, फटीग थकावट का शिकार होता है पेशेंट, और इसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस जो है काज हो सकती है थाइज़ोलिडिनिडाइन के एडमिनिस्टर करने की वजह से। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज ये असल में हमारे साथ एंजाइम्स है। इन एंजाइम्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं, जिसको अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स कहते हैं। एकार्बोज एंड मेग्लेटोज आर ओरल एजेंट्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। इसी तरह से हमारे साथ अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स में हमारे साथ एकार्बोज एंड मेग्लेटोज जो है ये ओरल एजेंट है, जिसको ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि ये क्या करते हैं? लोकेटेड इन द इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर। ये अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो है ये इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर्स पर मौजूद होते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम्स क्या करते हैं? इनका काम ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और इसी तरह से दूसरे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट करती है, जिसको फिर हमारी बॉडी, हमारे इंटेस्टाइन क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एकार्बोज एंड मेग्लिटोल रिवर्सिबली इनहिबिट अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम। एकार्बोज और मेग्लिटोल जो कि अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, इनका काम यह है कि ये इन अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम्स के फंक्शन को स्टॉप कराती है। When taken at the start of a meal, जब इसको खाने के शुरुआत में लिया जाता है, these drugs delay the digestion of carbohydrates, तो ये ड्रग्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है उसको डिले कराती है, रिजल्टिंग इन लोअर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होता है? लो होता है। अनवांटेड इफेक्ट इसके ये है कि इसकी वजह से फ्लैचुलेंस काज होता है, लूज स्टूल और डायरिया जो है इसकी वजह से काज हो सकती है, एब्डोमिनल पेन काज हो सकता है और ब्लोटिंग जो है ये काज हो सकती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स ये न्यू क्लास है डायबिटिक मेडिकेशन में, इंडिकेटेड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। इसको सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी हमारे साथ दो मेंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे साथ एक कैनाग्लिफ्लोजिन है और दूसरा डेपाग्लिफ्लोजिन है। कैनाग्लिफ्लोजिन एंड डेपाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। इनका काम कैसे होता है? बाय इनहिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स को क्या करते हैं? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 को ये क्या करते हैं? उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। कैनाग्लिफ्लोजिन डेपाग्लिफ्लोजिन डिक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन, और यूरिनरी यूरिन के ज़रिए ग्लूकोज की एक्सक्रीशन को बढ़ाती है और इसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कराती है, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम आप सब दोस्त देख रहे हैं, इस डायग्राम में डिफरेंट एरियाज़ पर जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स का काम ये होता है कि ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के फंक्शन को
डिक्रीज़ कराती है और फिर ग्लूकोज ट्रांसफ़र नहीं होती। एडवर्स इफ़ेक्ट इसके ये है कि ये जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शन काज करती है, जिसको हम कैंडिडियासिस के नाम से भी जानते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज कर सकती है, ऑस्मोटिक डायरेसिस काज कर सकती है, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है काज कर सकती है, हाइपोटेंशन काज कर सकती है। ग्लिफलोजिन कैन इंक्रीज द डायरेटिक इफेक्ट्स ऑफ थायराइड्स, लूप डायरेटिक्स एंड रिलेटेड डायरेटिक्स। ठीक है, ये क्या कर सकती है, डायरेटिक इफेक्ट्स, थायराइड्स, लूप डायरेटिक्स और रिलेटेड डायरेटिक्स के जो डायरेटिक इफेक्ट्स है उसको इंक्रीज करा सकती है। देयरफॉर इसलिए इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटेंशन। इस वजह से ग्लिफलोजिन के एडमिनिस्टर करने की वजह से डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन का खतरा होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटी हाइपरग्लिसीमिक एजेंट। अब जब हम एंटी हाइपरग्लिसीमिक एजेंट देते हैं तो इसको देने के लिए भी कुछ उसूल है। ठीक है, वो उसूल क्या है उसको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेटफॉर्मिन इज द प्रेफर इनिशियल ओरल एंटी हाइपरग्लिसेमिक एजेंट। जब भी आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है तो आपका जो पहला प्रिंसिपल है या पहला काम है वो ये है कि आप उनको स्मॉल ड्रग से जो है उनकी ट्रीटमेंट जो है उसको स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पर मेटफॉर्मिन का काम क्या है, ये अगर ड्रग्स में देखें तो ये ड्रग में सबसे स्मॉलेस्ट इफ़ेक्ट को काज करता है। मतलब इनका काम ये होता है कि ये सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कराता है और इसके साथ साथ जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाती है। पहला उसूल ये है कि हम सबसे जो लोवेस्ट डोज और लोवेस्ट साइड इफ़ेक्ट वाले ड्रग्स हैं उनसे स्टार्ट करें। ठीक है, लाइक मेटफॉर्मिन हो गया, मेटफॉर्मिन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट को इफ़ मेटफॉर्मिन इज़ कंट्रा इंडिकेटेड और इंटॉलरेबल एज इनिशियल ट्रीटमेंट, the another class of anti-hyperglycemic agent can be used depending on the clinical situation। अगर किसी वजह से मेटफॉर्मिन को जो है उनको मना किया गया है देने से या वो जो है उसको पेशेंट जो है टॉलरेट नहीं कर सकता तो फिर इसकी जगह हम दूसरे एंटी हाइपरग्लिसेमिक एजेंट को यूज़ करेंगे, जो कि हम देखेंगे उस क्लिनिकल सिचुएशन को, उसके मुताबिक हम फिर उनको देंगे। If monotherapy fails to achieve the glycemic goal, अगर एक सिंगल ड्रग देने से ग्लाइसीमिक गोल जो है हमारा जो मकसद है जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करना, नॉर्मल तक लाना, अगर वो हासिल ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, देन कम्बिनेशन थेरेपी यूजिंग अ सेकेंड एजेंट विद अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुड बी इनिशिएटेड। तो फिर हम उस ड्रग उस सिंगल डोज के साथ साथ हम दूसरे डोज को भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मतलब कंबाइन थेरेपी हम फिर अपने पेशेंट की करेंगे। ड्यूअल कम्बिनेशन थेरेपी कैन बी यूज एज द इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा ड्यूअल कम्बिनेशन थेरेपी को भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पर। डिपेंड करती है पेशेंट की सिचुएशन पर। ठीक है, कि पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। Although the maximal dosage of a single oral agent may be prescribed, इसके अलावा अगर सिंगल ओरल एजेंट है तो उसके डोजेज को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इज अर्ली इनिशिएशन ऑफ कम्बिनेशन थेरेपी इज सूटेबल आफ्टर कंसीडरिंग द ग्लूकोज लोअरिंग एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, कहते हैं कि हम जो कम्बिनेशन थेरेपी है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हम इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट और एफिकेसी को देखेंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है और साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा है या कम है। When selecting a class of anti-hyperglycemic agent for combination therapy, the glucose lowering efficacy, risk of hypoglycemia, body weight gain and cardiovascular benefit associated with the drugs are preferentially considered। जब भी हम एंटी हाइपरग्लिसेमिक एजेंट को जो है एज ए कंबाइन थेरेपी यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज लोअरिंग एफिकेसी को देखेंगे कि ये किस हद तक ग्लूकोज के लेवल को कम कर सकती है। इसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से हाइपोग्लिसीमिया के होने के कितने चांसेस है, बॉडी वेट इससे कितना गेन हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर जो है इसको फ़ायदे हो सकते हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखकर फिर हम उनको कम्बिनेशन थेरेपी
क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, drug interaction and patient preferences for combination therapy with more than 2 classes of anti-hyperglycemic agents should be considered। ठीक है, तो वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 1 डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।